सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हम आपको जानकारी दे रहे थे उत्प्रेक्षा अलंकार की। पूर्ण नहीं हो पाया ठीक से, पुनः इसकी परिभाषा को समझ लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है देखने की इच्छा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए काव्य में मनु, मानो, ज्यों, जानहु, जनु, मनो आदि शब्दों में से किसी का भी अगर प्रयोग हुआ हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इस काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब उदाहरण के बतौर पर देख लेंगे। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। अब यहाँ मनो शब्द आ गया, स्वतः ही यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, लेकिन उपमेय उपमान के आधार पर इसको स्पष्ट रूप से समझ लें। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात यहाँ पर जो है उपमेय है, और नीलमणि शैल जो है उपमान है। ये पर्वत नीलमणि पर्वत है, शैल है। तो यहाँ पर क्या कहा है? श्री राम जी के बारे में कहा है कि श्री रामचंद्र जी के शरीर पर सांवले शरीर पर श्री राम जी के सांवले शरीर पर पीत पट पीले वस्त्र इस प्रकार लगते हैं मनु मानो नीलमणि शैल पर या नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का सूर्योदय हुआ हो। दूसरा उदाहरण देख लेंगे। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पुनः देखा, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर पाहुन ज्यों आए हों, पाहुन का मतलब है मेहमान से मतलब है, और मेघ जो है बादल से मतलब है। तो यहाँ पर मेघ उपमेय है और पाहुन जो है उपमान है। यानी शहरी मेहमान गांव में ऐसे आए हुए हैं मानो जैसे बादल बंठन के संवर के आए हों। यानी मेहमान शहर से गांव में ऐसे आए हुए हैं कि मानो बादल बंठन के संवर के आए हुए हैं। इससे यहाँ पर मेघ उपमेय है और पाहुन जो है उपमान है। अगला चौथा जानेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ा करके बात करना, वो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ है बड़ा चढ़ा कर कहना, बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। जहाँ वर्ण्य वस्तु की यानी जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, वर्ण्य वस्तु की लोक सीमा से बढ़ चढ़ कर प्रशंसा की जाए। अतिशयोक्ति का अर्थ है बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। कहने का मतलब यह है कि जहाँ वर्ण्य वस्तु की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे
देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब इस बात को बहुत बड़ा चढ़ करके कह दिया है। देख लो साकेत नगरी है यही कह रहा है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी जो है, नगर जो है, वो ऊपर स्वर्गलोक में, आकाश में जो है मिलने स्वर्गलोक में जा रही है। तो इसलिए ये अतिशयोक्ति होगी और बहुत बड़ा चढ़ा करके बात, ये संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण देख लेंगे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब ये बहुत ही बड़ा चढ़ा करके बात कह दी। राणा ने सोच दिया और चेतक उस पार चला गया, ये बात तो संभव है नहीं, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है 5वां अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी कारणवश, जहाँ किसी कारणवश उपमान के वर्णन के माध्यम से, अब बात को समझेंगे। जहाँ किसी कारणवश उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, उपमेय के स्थान पर उपमान का है, उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। फिर देख लेंगे अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी कारणवश उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में देख लेंगे, जैसे किसी तीसरे पर बात करने की बात आई है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधियो, आगे कौन हवा। अब राजा जयसिंह पर टिप्पणी की है। जब वह राज्य में राजगद्दी पर बैठे थे तो वह राज्य की ओर ध्यान देने के बजाय अपने भोग विलास वासना में मस्त थे। तो इस प्रकार से क्या कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल। कवि क्या कह रहा है, कवि का कहने का मतलब है, कवि ने अली अर्थात भंवर के माध्यम से, जैसे भंवरा जो है कली पर मदमस्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर उसने बात कही। यहाँ भंवरे के माध्यम से कवि ने कहा, अली भंवरे के माध्यम से राजा जयचंद की काम वासना प्रवृत्ति पर प्रहार किया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधियों, आगे कौन हवा। तो ये हो गया अन्योक्ति अलंकार। अगला है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फिर से देख लेंगे। जहाँ जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आप कैसे जाने इसको, यानी किसी जड़ प्रकृति वस्तु का वर्णन करना। जैसे कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी के तट से लौटती गंगा नहाकर। आप देखो बात क्या कही है इनने, कार्तिक की सुबह, कार्तिक माह की जो प्रातः काल है, सुबह है, वो क्या कर रही है, नदी के तट से लौटती गंगा नहाकर, गंगा नदी से नहाकर लौट रही है। यानी सुबह को एक गंगा से नहाकर लौटती स्त्री के रूप में यहाँ पर प्रकट किया है। कार्तिक की जो सुबह है उसको गंगा नदी से नहाकर लौटती हुई एक स्त्री के रूप में प्रकट किया है।
फिर देख लेंगे मानवीकरण का मतलब, स्पष्ट समझ लें इसको। जहाँ जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी के तट से लौटती गंगा नहाकर। यहाँ पर सुबह को, कार्तिक मास की सुबह को गंगा स्नान करके लौटती हुई स्त्री के रूप में प्रकट किया है, अर्थात स्त्री की तुलना कार्तिक की सुबह से की है। इस प्रकार से अलंकार का चैप्टर पूरा हुआ। अब आज का गृह कार्य। गृह कार्य को ठीक से व्यवस्थित ढंग से लिखना है और याद भी करना है, जो बता दिए हैं चीज़ें। पहला प्रश्न है, शब्दालंकार और अर्थालंकार की परिभाषा लिखें। ये पहले आपको समझा दिया गया है। जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा बढ़ती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में अर्थ के माध्यम से या भावना के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा बढ़ती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। दूसरा प्रश्न आया, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखकर उनके अंगों अर्थात जो उसके भेद हैं, भेदों का भी वर्णन करें। फिर से समझ लें, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है पहले, फिर उसके अंगों अर्थात भेदों का भी वर्णन करना। उसके जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, उनके बारे में भी जानकारी देनी है। तीसरा प्रश्न है, रूपक अलंकार की परिभाषा। रूपक अलंकार की परिभाषा बताई भी है आपको। उपमेय में उपमान का अभेद कल्पित वर्णन किया जाता है या एक मानकर वर्णन किया जाता है। रूपक अलंकार की परिभाषा भी उदाहरण सहित ही आपको लिखनी है। प्रश्न 4 है, पढ़ाए गए, जो पढ़ाया हमने अलंकार के बारे में, पढ़ाए गए सभी अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित याद कीजिए। गृह कार्य को फिर से गौर से इसको देख लेंगे। धन्यवाद, कल मिलते हैं।